प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो में जो हम रीतिकाल पर बात कर रहे थे, रीतिकालीन परिस्थितियों पर, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सबसे पहले धार्मिक परिस्थितियों को देखेंगे। रीतिकाल सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से पतन का काल कहा जा सकता है। भक्तिकाल के समय भक्त कवियों द्वारा भक्ति का जो पीयूष स्रोत प्रवाहित हुआ था, वह यहाँ आते आते शुष्क हो गया था। उस समय धर्म की दयनीय दशा थी। हिंदू और मुसलमान धर्म के अनुयायियों के 3 वर्ग हो गए थे। पहला वर्ग विद्वानों और पंडितों का था, जो शास्त्र विहीन धर्म का अनुसरण करता था। दूसरा वर्ग वैष्णव धर्म की शाखाओं को मानने वालों का था, जो विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न दलों में बटा हुआ था, किंतु ठाट बाट ने उनकी साधना और तत्व चिंतन को अवरुद्ध कर दिया था। तीसरे वर्ग में अशिक्षित जन समुदाय था, जो अंधविश्वासी होकर भक्ति के बाह्य अंगों, तीर्थ स्थलों आदि तक ही सीमित रहता था। फिर भी ये लोग कीर्तन, भजन, रामलीला, रासलीला आदि नियमित रूप से करते रहते थे। इसके अलावा एक दल संतों की परंपरा के अनुयायियों का था। ये मूर्ति पूजा, पर्व, रोजा, नमाज, व्रत, उपवास आदि की अवहेलना कर आत्मशुद्धि को ही मुक्ति का साधन मानते थे। इस वर्ग में उपेक्षित तथा निम्न समझे जाने वाले व्यक्ति अधिक थे, और इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के लोग शामिल थे। इन धार्मिक गुरुओं और नेताओं में भी समय के अनुसार वैभव की प्यास जागृत हो गई थी। मानव का बौद्धिक विकास बिल्कुल रुक गया था। मुगल वैभव के युग में ललित कलाएं चरम उत्कर्ष पर थी, परंतु औरंगजेब ने अनेक कलाकृतियों को नष्ट करवा दिया था। रीतिकाल में इस प्रकार धर्म की स्थिति अत्यंत डामाडोल थी। लोग नैतिक आदर्शों से गिर गए थे। काम वासना की प्रवृत्ति बल पकड़ रही थी। श्रृंगारिकता के तीव्र अविरल प्रवाह से रीतिकाल में आकर धर्म भी धर्माभास मात्र बनकर रह गया था। तत्कालीन कवियों की भक्ति उनकी श्रृंगारिकता का अंग बन गई थी। भक्ति काल के राधा और कृष्ण साधारण नायिका और नायक बन गए थे। राधा और कृष्ण की आड़ में कवि लोग अपनी कामुक भावनाओं को प्रकट करते रहते थे। अगला बिंदु है राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक दृष्टि से विचार करने पर रीतिकाल सुख शांति का युग नहीं कहा जा सकता। शाहजहां के काल तक किसी प्रकार का कलंक मुगल शासन पर नहीं लगा था, किंतु उसने रोगग्रस्त अवस्था में अपने सामने ही अपने पुत्रों को हिंसक पशुओं की तरह लड़ते देखा। उसी समय से मुगल शासन की उदारता खंड खंड हो गई। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के गद्दी पर बैठते ही देश भर में पुनः अशांति और संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। उसके राक्षसी व्यवहार से जनता क्षुब्ध हो उठी। वह साहित्य, संगीत, कला आदि का बड़ा शत्रु था। उसकी मृत्यु के बाद तो समाज में और भी दुर्व्यवस्था फैल गई। इसलिए इस काल को राजनीतिक दृष्टि से निराशा और अशांति का युग कहना अधिक उपयुक्त होगा। औरंगजेब के उत्तराधिकारी निकम्मे और अयोग्य थे, और वे अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली बन गए थे। न कहीं न्याय था और न ही शांति। शासक वर्ग के लोग मनमाना अत्याचार करते थे। जनसाधारण का जीवन दुखी था। राजनीतिक दृष्टि से यह युग घोर नैतिक पतन का युग था। किसी इतिहासकार ने उस समय की स्थिति को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि गिद्धों के नीड़ों में उल्लू रहने लगे थे और बुलबुलों का स्थान कागों ने ले लिया था। अगला बिंदु है हमारा साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्य की दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगार प्रियता, चमत्कार प्रदर्शन, स्वच्छंदता एवं उक्ति वैचित्र्य का काल रहा है। भक्तिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां सामाजिक जीवन पर आधारित थी, परंतु रीतिकाल में कवियों का सामाजिक जीवन से कोई लगाव नहीं रहा और राजाश्रय में रहकर वे स्थूल सौंदर्य चित्रण में ही संलग्न रहते थे। रीतिकाल में रीति ग्रंथों की रचना को प्राथमिकता दी गई और आचार्यत्व एवं कवित्व को एक साथ
प्रतिष्ठित करने के लिए कवियों ने संस्कृत साहित्य की परंपराओं का यथानुरूप अनुसरण किया। यह काल विलासिता का युग था। अधिकतर राजाओं के दरबार विलास के केंद्र बन गए थे। कुछ ऐसे राजा थे जो शौर्य प्रदर्शन में भी रुचि रखते थे। अतः रीतिकाल में श्रृंगार के साथ साथ वीर, भक्ति एवं नीति की क्षीण धारा भी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। इस दृष्टि से इस काल में रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला बिंदु है रीतिबद्ध कवि, जो रीति परंपरा का अनुसरण करते रहे। दूसरा बिंदु है रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने परंपरा का अंधानुकरण नहीं किया, फिर भी श्रृंगारिक वर्णन करते रहे। और तीसरा बिंदु है हमारा रीति मुक्त कवि, जो नीति, प्रेम एवं भक्ति के साथ साथ शौर्य चित्रण तथा स्वच्छंदता को प्राथमिकता देते रहे। इस तरह रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां तत्कालीन विलासी जीवन पर मुख्यतः आश्रित थी और उसमें सामान्य जीवन के लिए कोई स्थान नहीं था। अब आगे हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करते हैं। रीतिकाल के संपूर्ण साहित्य में कई विशेषताएं या प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। उनमें लक्षण ग्रंथों के रचने की प्रवृत्ति, कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति, श्रृंगारिकता, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, मुक्तकों की अधिकता, षट ऋतु या 12 मासा का वर्णन या प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन प्रधान है। भक्ति, नीति, वीर और विरक्ति की भावनाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है, जिन्हें हम रीति मुक्त कविता के अंतर्गत रखते हैं। रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों को हम इन विभिन्न शीर्षकों में उद्घाटित कर सकते हैं। पहला शीर्षक है हमारा लक्षण ग्रंथों की रचना की प्रवृत्ति। रीतिकाल के आरंभ होने तक संस्कृत साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था, अतः रीतिकालीन समस्त कवियों पर उसका प्रभाव पड़ा है। सर्वप्रथम केशवदास ने रस अलंकार का शास्त्रीय पद्धति पर विवेचन किया। फिर चिंतामणि त्रिपाठी ने लक्षण ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात यह धारा संपूर्ण रीतिकाल में अखंड रूप से प्रवाहित होती रही। इसमें संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण किया गया और मौलिकता का लगभग अभाव सा ही बना रहा। लक्षण ग्रंथों के साथ साथ इस युग में रीति के नियमों से बद्ध अनेक उदाहरण स्वरूप लक्ष्य काव्य अर्थात उदाहरण ग्रंथ भी लिखे गए। दूसरा बिंदु है हमारा कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। रीतिकाल के प्राय सभी कवियों को आचार्य बनने की धुन सवार हो गई थी। रीतिमुक्त कवियों को छोड़कर शेष अधिकांश कवियों ने इस काल में लक्षण ग्रंथों की काव्य की रचना की। रीतिकालीन कवियों से पूर्व किसी भी कवि ने काव्यांगों पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इन कवियों ने काव्यांगों का वर्णन किया, अतः इन्हें आचार्य भी कहा गया। किंतु काव्यांगों के प्रतिपादन में किसी भी कवि ने मौलिकता का परिचय नहीं दिया है। जहाँ कहीं दिया भी है तो वह सिद्धांत की दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। रीति ग्रंथ लिखने के लिए जिस परिपक्वता की जरूरत होती है, अनुभव की जो विशालता अपेक्षित होती है, वह इन कवियों में नहीं पाई जाती। यद्यपि इन कवियों को आचार्यत्व में सफलता नहीं मिली, तथापि इन्होंने आचार्य कवि कर्म का त्याग नहीं किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे।